हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्यू टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को स्टार्ट कर दिया था एंड हमने ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन की पावर साथ ही साथ रिट जुरिडिक्शन की पावर को डिस्कस कर लिया था। आज हम थर्ड पावर को डिस्कस करेंगे जो कि अपीलेट जुरिडिक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि एज मेंशन अर्लियर द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट ओनली सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बट आल्सो रिप्लेस द ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। द सुप्रीम कोर्ट इज़ प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हियर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने फेडरल कोर्ट तो बनाया ही था, साथ साथ एक वहाँ पे कह सकते हैं हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी जो कौन सुनता था, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। ठीक है, तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया तो सुप्रीम कोर्ट एज अ फेडरल कोर्ट की तरह भी उसने फंक्शन की तरह काम किया और साथ ही साथ एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह भी उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और क्योंकि वो एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है तो यानी कि हम कह सकते हैं लोअर कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिए हैं उन जजमेंट के अगेंस्ट अगर मान लो किसी को एक प्ली डालनी है, ठीक है, तो वो अपील वगैरह कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर द अपीलेट जुरिडिक्शन उस पर्टिकुलर अपील को जो है सुनकर अपना डिसीजन दे सकती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो अपीलेट जुरिडिक्शन की जो पावर है काफ़ी ज़्यादा वाइड है सुप्रीम कोर्ट की। किन किन मैटर्स में देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में अगर कोई अपील है तो वो सुन सकती है। सेकेंड है सिविल मैटर्स में, थर्ड है क्रिमिनल मैटर एंड फोर्थ है आपका स्पेशल लीव। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले बात की जाती है अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, यानी कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आई है अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और उसमें लिखा गया है कि इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि दैट द केस इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ that requires the interpretation of the constitution. Based on the certification, the party in the case can appeal to the Supreme Court on the ground that the question has been wrongly decided. ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर केस था, मान लो हाई कोर्ट के पास आया, हाई कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस में अपनी जजमेंट दी बट क्योंकि हाई कोर्ट जानता है कि वो पर्टिकुलर केस जो है उस पर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेस्ड है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें मेंशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई केस आया है तो और क्योंकि हम जानते हैं हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इंटरप्रेटर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उस केस में हमारा हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक सर्टिफिकेशन दे सकता है अपनी जजमेंट के दौरान, ये चीज़ बोल सकता है क्योंकि ये मैटर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्टिकुलर लॉ है उस पर बेस्ड है, तो उसके तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर्टिकुलर मैटर को एज अ अपील के तौर पे सुन सकता है। ठीक है, अब मेन डाउट ये आता है कि हाई कोर्ट ऑलरेडी इतना, हाई कोर्ट में भी जजेस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो ऐसा क्यों होता है कि वो जब एक पर्टिकुलर केस का जजमेंट दे रहे हों तो वहाँ पे उन्हें सर्टिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाए कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपील के तौर पे सुन सकती है। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हम जानते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर मान लो कोई एक ऐसा केस आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिला था कि केशवानंद भारती जो कि कह सकते हैं उस समय जो केरला में जो मठ थे हिंदू, उनके बेसिकली हेड थे वो, और उस समय जो केरला गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ ऐसे लैंड रिफॉर्म्स लेके आई थी जिसके वो अगेंस्ट थे कि ये जो रिलीजियस जो लैंड है वो बेसिकली हम इसको एक्सरसाइज करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे काम होगा, किस तरीके से लैंड को क्या करना है, तो उस समय जो थी स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, ऐसा केशवानंद भारती जो पर्सन थे वो चाहते थे। बट क्योंकि वो केस फिर बाद में केरला गवर्नमेंट के पास आया और केरला गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर पर्टिकुलर लॉ पे बेस्ड है, तो उन्होंने इस चीज़ को सर्टिफाई किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली उस पर्टिकुलर केस को सुन सकता है। तो ऐसे जो बेसिकली हम कह सकते हैं जो मैटर्स होते हैं, ऐसे जो केसेस होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को फर्दर इंटरप्रेट करने की ज़रूरत होती है जब भी उसका जजमेंट निकालना है, और ऐसे केस में हम चाहते हैं कि एक सेकंड अपील का भी ऑप्शन रहे। ठीक है, तो ऑल्दो हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, ठीक है, बट एक ऑप्शन उन्हें रख दिया है कि फर्दर सेकंड अपील भी होनी चाहिए, और वो सेकंड अपील कौन देगा, हमारा सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है, और इस केस में हम देख सकते हैं कि पार्टी को जैसे ही पता चल गया कि भाई सर्टिफिकेशन यहाँ पे हाई कोर्ट से मिल गया है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, अपील फाइल करनी है एंड देन सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर अपील को सुनकर फर्दर अपनी जजमेंट जो है दे सकता है। बट याद रखना इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का होना चाहिए तब।
अब हम बात करते हैं अपील इन द केस ऑफ सिविल मैटर। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि इन द सिविल केसेस एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कि अगर हाई कोर्ट की कोई भी जजमेंट आती है तो उस पर्टिकुलर जजमेंट के बिहाफ में पर्सन जो है, जो भी पार्टी अपील डाल सकती है। कब? जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करे पहला कि दैट द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, यानी कि अगेन यहाँ पे देखो बात की जा रही है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यानी कुछ तो है जो लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और जनरल इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि हम कह सकते हैं लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ऐसे वो जुड़ा हुआ है कि वो ऐसा जजमेंट, मतलब ऐसा कुछ केस नहीं जिससे वो पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड हो, मतलब लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई हैं। अगर वो पर्टिकुलर केस आता है तो पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे उसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हाई कोर्ट के लिए कि वो सर्टिफाई कर दे और बोल दें कि इस पर्टिकुलर केस को जो है सुप्रीम कोर्ट एज अ अपील के तौर पे सुने। क्यों? बिकॉज ये जनरल इंपॉर्टेंस का केस है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट को उसको उस अपील को बेसिकली एंटरटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सिविल मैटर के केस में भी हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रहा है, लिख के दे रहा है या फिर बता रहा है कि ये जो है जनरल इंपॉर्टेंस का केस है। सेकेंड बोला क्या है, दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनली, ओनली दोज सिविल केसेस दैट इन्वॉल्व अ सम ऑफ 20,000 could be appealed before the Supreme Court, but this monetary limit was removed by the 30th Constitution Amendment Act of 1972। यानी कि यहाँ पे बोला हुआ है कि ऐसा कोई केस, ऐसा कोई सिविल केस जिसमें हम कह सकते हैं पहले एक लिमिट बेसिकली तय थी कि अगर 20,000 या 20,000 से ऊपर से अगर मान लो कोई भी सिविल केस होते हैं जहाँ पे मान लो आप देख सकते हैं किसी के प्रॉपर्टी का केस हो गया कि हाँ भाई इसमें मेरी प्रॉपर्टी जो है XYZ पर्सन ने ले ली है, वो प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम मान लो 20,000 है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक लमसम अमाउंट बता रही हूँ, बट ऑब्वियसली इससे लाखों में होती प्रॉपर्टी की कीमत। तो बट मतलब ऐसा कोई भी मैटर पहले जो 20,000 से ऊपर का होता है, मान लो किसी ने किसी के उधार लिए थे पैसे बट दिए नहीं हैं वटएवर, तो अगर 20,000 से ऊपर से रिलेटेड अगर कोई भी सिविल केस होगा तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट उसको अपील के तौर पे सुन सकती थी। बट पहले क्या था, एक मतलब कह सकते हैं अमाउंट फिक्स कर दिया गया था कि 20,000 से ऊपर ही के ही केसेस जो है एज अपील के तौर पे जाएंगे। अगर इससे नीचे के कोई केसेस होंगे तो हाई कोर्ट जो जजमेंट देगा वही मतलब उसी को बेसिकली सुनना पड़ेगा, अपील नहीं जा सकती। बट हमने देखा बाद में बेसिकली पार्लियामेंट ने क्या किया, इस फैक्टर को ही रिमूव कर दिया। बिकॉज देखो पैसा चाहे 1 रुपये हो या फिर 10,000 रुपये हो, 20,000 हो या लाखों का हो, मेन तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लोगों की चीज़ें उस पर जुड़ी हुई होती है। हो सकता है वो सामने वाली पार्टी इतनी गरीब हो कि उसके लिए वो 5,000 भी बहुत हो, है ना। तो उन्होंने क्या करा, ये पैसों की जो लिमिट थी उसी को ही रिमूव कर दिया अंडर द 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972। यानी आज की डेट में अगर कोई भी सिविल केस किसी पर्टिकुलर पैसों से रिलेटेड अगर है वट एवर द अमाउंट, तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर अपील को सुन सकता है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हमने देखे इन केस ऑफ आपका सिविल मैटर्स। अगर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी अपीलेट जुरिसडिक्शन के थ्रू अपना जजमेंट दे सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल मैटर्स में बोला गया है कि द सुप्रीम कोर्ट हेयर अपील अगेंस्ट द जजमेंट इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ अ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट, यानी कि अगर मान लो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हाई कोर्ट में चल रही है, उससे रिलेटेड अगर मान लो कोई केस जजमेंट आता है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट जो है वो पर्टिकुलर पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकती है अपील के लिए, वो हम देखते हैं। पहला बोला गया है कि इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि अगर बेसिकली यहाँ पे अगर डेथ का सेंटेंस दिया गया हो, कब कैसे भी हम बात करेंगे। सेकेंड बोला गया है इट हैज़ बीन टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट and convicted the accused person and sentenced him to death। अगेन यहाँ पे डेथ सेंटेंस की बात की गई है। थर्ड, सेटिस्फाई दैट द केस इज़ अ फिट वन फॉर अपील फॉर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये 3 केसेस आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली से समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लेते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लो एक पार्टी है, उसमें से मान लेते हैं पार्टी ए और पार्टी बी है। अगर इन केस ऑफ रेप, अगर मान लो कोई एक पर्सन है जिसका मतलब रेप हुआ है और जिस पार्टी ने बेसिकली जिस पर्सन ने किया है उसके खिलाफ मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो है एक केस चल रहा है, और मान लेते हैं कि जो मेन कल्प्रिट है जिसने वो क्राइम किया है उसको अगर मान लेते नीचे जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो अगर मान लो उसको फ्री कर देती है कि नहीं
ये जो सबूत हमें मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है गिल्टी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में वो जो पर्सन है जिसके साथ ये सब हुआ है वो जो है हाई कोर्ट में जा सकती है और बेसिकली अपना जो राइट है, ठीक है, अपने जस्टिस के लिए बेसिकली फर्दर वो अपील कर सकती है कि भाई मेरे साथ जो हुआ है उसके अगेंस्ट वो जो पर्सन है उसको बेसिकली गिल्टी ना मानकर उसको फ्री कर दिया है। और उस केस से मान लो हाई कोर्ट के पास जब वो केस गया और हाई कोर्ट ने जो है सबॉर्डिनेट के जो सबॉर्डिनेट कोर्ट से जो बेसिकली जजमेंट आया था उस जजमेंट को रिवर्स करके, मतलब ऑब्वियसली पर्टिकुलर विटनेस को लाए होंगे, ठीक है, और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग किया होगा, तब जाके जब हाई कोर्ट को लगा होगा कि नहीं वो जो पर्सन है जिसने सब किया है वो सच में गिल्टी है, वो सच में उसने जो है क्राइम काफ़ी ज़्यादा हीनियस क्राइम किया है, तो उसके अगेंस्ट जो है कह सकते हैं डेथ का सेंटेंस दे देती है, ठीक है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भले ही जो पर्सन थी उनको तो इंसाफ मिल गया कि उन्होंने अपने जो मेन जो कल्प्रिट था जो गिल्टी था उसको बेसिकली डेथ सेंटेंस हो गया। बट यहाँ पे वो जो पर्सन है जिसने क्राइम किया है वो उस पर्टिकुलर जजमेंट को, यानी हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट जो है अपील डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो जो अपील डालेगा वो एज अ मैटर ऑफ राइट के तहत डालेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी जो हाई कोर्ट है वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ऑर्डर को रिवर्स कर रही है, क्योंकि जो पहले जो कोर्ट था उसने उसको बेसिकली फ्री कर दिया था, बट हाई कोर्ट ने यहाँ पे उसकी ऑर्डर को रिवर्स करके उसको एकदम डेथ सेंटेंस की बात की दे दी है। और जब मैटर किसी की लाइफ का होता है ना तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमेशा कह सकते हैं पिक्चर में आती है और वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर केस को और बारीकी से देखने का काम करते हैं। बिकॉज देखो, अगर सच में किसी के साथ हुआ है कुछ भी क्राइम तो जिसने क्राइम किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये बात बिल्कुल श्योर है। बट कई बार क्या होता है कि आप जिस पे शक कर रहे होते हो वो बेसिकली कल्प्रिट नहीं होता, कल्प्रिट कोई और ही होता है, ठीक है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ये ऐसा बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहती कि कोई ऐसा बेगुनाह जो है वो कहीं ना कहीं उसको डेथ सेंटेंस मिल जाए। तो सेकंड अपील के तौर पे वो उस पर्टिकुलर केस को जो है सुनती है और फाइनली अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही जो अगर उन्हें लगता है कि नहीं उसने सच में हीनियस क्राइम किया उसको डेथ सेंटेंस मिलनी चाहिए तो फिर उसमें अपना जजमेंट देती है, ठीक है। तो यानी इस पूरी बात में हम कह सकते हैं कि आपका जो हाई कोर्ट है वो कहीं ना कहीं अगर मान लो इस तरीके का जजमेंट देता है किसी भी पर्सन को कि वो डेथ ऑफ सेंटेंस दे रहा है, तो उस केस में कह सकते हैं उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत उस जजमेंट के अगेंस्ट जो है आप ही कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो अपील चली जाएगी। हमने फर्स्ट केस डिस्कस कर लिया जहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट ने फ्री किया बट हाई कोर्ट ने उसको उस पर्टिकुलर जजमेंट को रिवर्स करके एक सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया, ठीक है। सेकंड है बोला गया है कि हाँ कि अगर मान लो कोई केस है सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा है बट उस केस को अपने हाई कोर्ट ने अपने अंडर ले लिया और अपने अंडर लेने के बाद उस एक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट करार देते हुए उस पर्सन को सेंटेंस ऑफ डेथ दे दी। यानी उस पर्टिकुलर केस सेकंड केस में क्या हुआ, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने तो अभी तक अपना जजमेंट दिया भी नहीं, बट क्योंकि हाई कोर्ट को लगा काफ़ी सीवियर मैटर है, मैं इसका ये पर्टिकुलर हाई कोर्ट जो है उसको डील करेगा, तो हाई कोर्ट ने डायरेक्टली वो केस अपने अंडर लेकर एक जजमेंट निकाल के कि भाई इस पर्सन को तो हम यहाँ पे डेथ ऑफ सेंटेंस दे रहे हैं, तो ये इस तरह से अपना जजमेंट दे दिया। बट अगेन क्योंकि यहाँ पे डेथ सेंटेंस देने की बात आई है तो वो पर्टिकुलर जो अक्यूज पर्सन है वो उसके पास मैटर ऑफ राइट है कि वो उस पर्टिकुलर जजमेंट के तहत कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपील लेके, ठीक है। थर्ड हम केस की बात करें तो अगर मान लो इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाई कर रही है खुद से कि वो मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए एज अपील के तौर पे, तो वो मैटर तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 3 ऐसे क्रिमिनल मैटर्स के हमने केसेस देख लिए जहाँ पे अगर वो पर्टिकुलर पार्टी जो है अपील के उस पर्टिकुलर जजमेंट जो कि हाई कोर्ट ने दिया है उसके अगेंस्ट वो अपील डाल सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट 2 केसेस हैं इन दोनों की बात की जा रही है। एन अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट दैट इज़ विदाउट एनी सर्टिफाइड ऑफ द हाई कोर्ट। यानी कि जो पहले 2 केसेस है उसमें आपको देखने को मिलेंगे हाई कोर्ट बिल्कुल भी सर्टिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। हाई कोर्ट के बिना सर्टिफिकेशन के बाद भी वो जो अक्यूज पर्सन है वो चाहे तो अपील डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? बिकॉज वो उसका मैटर ऑफ राइट है। यहाँ पे हाई कोर्ट सर्टिफाइड नहीं भी कर रहा तो भी वो पर्सन जा सकता है। बट यहाँ पे बोला गया है बट if the high court has reversed the order of conviction and has ordered the acquittal of the accused, there is no right to appeal on the to the supreme court.
तो बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि अगर मान लेते हैं अगेन हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि अभी जो हमने एग्जांपल बेसिकली डिस्कस किया था कि किस तरीके से मान लो एक पर्सन है जिसका रेप हुआ है, उस केस में अगर मान लेते हैं सुप्रीम सबॉर्डिनेट कोर्ट ने जिस तरीके से हमने देखा था कि उसने उस पर्सन को जिसने क्राइम किया है, जिसने हीनियस क्राइम किया है उसको उसने फ्री कर दिया था, तो वो केस अभी हमने डिस्कस कर लिया। बट अगेन हम यहाँ पे इसको समझने के लिए हम वही एग्जांपल लेते हैं और इसमें बेसिकली मान लेते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट ने उस पर्सन को फ्री ना करके एक सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया, ठीक है। तो अगर मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को या फिर जिसने वो क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया है, उसको एक सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया और क्योंकि उसने सेंटेंस ऑफ डेथ दे दिया तो वो जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अपना अपील डालेगा हाई कोर्ट में, ऑब्वियसली बात है क्योंकि उसके पास राइट है उस चीज़ को अपील डालने का। तो उस पर्सन ने क्या किया, हाई कोर्ट में अपील डाली, हाई कोर्ट में केस चला और हाई कोर्ट में केस चलने के बाद हाई कोर्ट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर पर्सन को फ्री कर दिया, ठीक है, कि भाई ये तो बेसिकली जो है बेसिकली कल्प्रिट है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में जहाँ पे हाई कोर्ट रिवर्स कर रही है ऑर्डर को, ठीक है, और बेसिकली जो अक्यूज्ड है उसको फ्री कर दे रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं देयर इज़ नो राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि अब जो फर्दर अपील होगा उस पर्टिकुलर जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट में वो राइट के अंदर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज उस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, जो पर्सन है जो अक्यूज्ड है उसको तो फ्री कर दिया गया है। अब क्योंकि उसको फ्री कर दिया गया है तो वो अपनी फर्दर अपील क्यों ही मांगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बेसिकली अब आज़ाद हो गया है, ठीक है। बट इस केस में हम देख सकते हैं क्योंकि हाई कोर्ट ने भले ही उसको फ्री कर दिया है पर जो मेन पर्सन है, ठीक है, जिसके साथ ये सब हुआ है उसका भी तो राइट, मतलब कह सकते हैं उसके साथ तो अन्याय हुआ है, मतलब उसको तो जस्टिस नहीं मिला और क्योंकि उसको हाई कोर्ट के जजमेंट से जस्टिस नहीं मिला तो वो तो अपील कर सकती है मतलब सुप्रीम कोर्ट में, बट उसका जो अपील होगा वो एज अ राइट टू अपील नहीं जाएगा। क्यों? बिकॉज जब हम राइट टू अपील की बात कर रहे हैं ना, सिंपली अगर देखा जाए तो वो हम तब दे रहे हैं, उस पर्सन को दे रहे हैं जिस पर्सन को डेथ सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है। अगर हम किसी भी पर्सन को, चाहे वो सच में अक्यूज्ड हो, चाहे वो सच में क्रिमिनल हो, अगर हम उसको डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको कह सकते हैं ना, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है कि मतलब उसको मौत की सज़ा सुना रहे हैं। और जब भी किसी पर्सन को इतना मतलब कह सकते हैं इतना बड़ा डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो उस केस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कह लो, ठीक है, ये एक राइट दिया गया उस पर्सन को कि भाई आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। बट जिसके साथ ये सब हुआ है उसको तो जस्टिस नहीं मिला, ठीक है, बट उसको वो जो फर्दर अपील करेगी वो राइट के तौर पे नहीं कर पाएगी, यानी कि वो अपील तो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट में, तब उस अपील को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। तो यानी आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, कि एक पर्सन है जिसको डेथ सेंटेंस मिला है तो उसके पास राइट है कि वो फर्दर अपील पे अपील कर सकता है। अगर वो सबॉर्डिनेट कोर्ट से मिला है डेथ सेंटेंस तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस दिया है तो उसके पास एक और चांस है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएगा, ठीक है। तो इसके पास ये राइट है। अगर मान लेते हैं जिसके साथ ये सब क्राइम हुआ है, ठीक है, तो उस पर्सन के पास राइट टू अपील नहीं है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं उसको डेथ सेंटेंस तो नहीं मिला ना, वो तो मेन विक्टिम है कहना अगर हम देखें, बट क्योंकि वो विक्टिम है, उसके साथ वो अन्याय हुआ है, उसको जस्टिस चाहिए, तो वो अपील तो वो भी डाल सकती है कि भाई जो जजमेंट आया है वो मेरे फेवर में नहीं है, कैसे उसको फ्री कर दिया है, तो वो अपील तो ज़रूर डाल सकती है। बट उस अपील को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या नहीं सुनेगा वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर विक्टिम को राइट नहीं दिया जाता। बट ऐसे केस में देखा जाता है कि अगर मान लेते जो भी विक्टिम है, अगर उसका केस काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का देखने को मिलता है, सीवियर है, काफ़ी हीनियस क्राइम हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली इस केस को सुन लेती है। बट अगेन हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे वो राइट के अंदर नहीं आता, ठीक है, उस विक्टिम के। नेक्स्ट हम देखते हैं, बताया गया है कि 1970 में द पार्लियामेंट ने एनलार्ज कर दिया क्रिमिनल एपिलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी अभी तक हमने देखा था कि क्रिमिनल मैटर्स में, यही 3 मैटर्स में कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकता है। यानी इन तीनों केसेस में जो भी पर्सन है वो डायरेक्टली या फिर जो भी जजमेंट होगी हाई कोर्ट के द्वारा जो दी गई है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाती है एक अपील के फॉर्म में, ठीक है। बट इनके अलावा भी क्या हुआ, 1970 में पार्लियामेंट ने बाकी पावर्स जो है क्रिमिनल एपिलेट की जुरिसडिक्शन के केसेस में इनलार्ज कर दी सुप्रीम कोर्ट की। यानी कि अब हम देखते हैं इन 3 केसेस के अलावा और 2 केसेस और वहाँ हम देखने को मिलेगा कि बताया गया है कि अकॉर्डिंगली एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट।
यानी अगर मान लो कोई पर्टिकुलर जजमेंट आता है हाई कोर्ट का, ठीक है, इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर, ठीक है, क्रिमिनल मैटर से केस में अगर मान लो हाई कोर्ट कोई जजमेंट देता है, उस पर्टिकुलर वो कौन से केसेस है वो भी हम देख लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर जजमेंट के बिहाफ में वो अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। पहला यहाँ पे बोला गया है, इफ़ द हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ द एक्विटल ऑफ अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ लाइफ और फॉर अ 10 years। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ का जो फर्स्ट पॉइंट है एकदम सिमिलर है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या कर दिया, पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस ऑफ डेथ यानी किसी को डेथ सेंटेंस दिया है तभी बेसिकली जो है अपील के फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के पास जाता था। बट अगर अब उन्होंने 1970 में देखा कि अगर मान लो किसी पर्सन को लाइफ उम्र कैद की सज़ा हो रही है या फिर 10 साल की सज़ा हो रही है, तो वो भी तो काफ़ी कह सकते हैं बड़ा बात हो गई कि आप किसी को उम्र कैद की सज़ा दे रहे हो, 10 साल की सज़ा दे रहे हो, वो भी बड़ी बात है। तो उन्होंने पार्लियामेंट ने क्या करा, ऐसे केस में भी अगर मान लो कोई भी एक्यूज पर्सन है, यानी कि सिंपली यहाँ पे बोला ये गया कि अगेन वही कि सबॉर्डिनेट कोर्ट में एक पर्टिकुलर केस आया, उस पर्टिकुलर केस में अगेन किसी पर्सन को या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दिया गया अक्यूज पर्सन को, या फिर 10 साल की सज़ा दे दी गई। सबॉर्डिनेट कोर्ट ने बेसिकली उस पर्सन को फ्री कर दिया, ठीक है, जैसा हमने अभी देखा था कि वो उस पर्टिकुलर केस में सबॉर्डिनेट कोर्ट ने तो फ्री कर दिया। बट जब वो अपील गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने बेसिकली उसके डिसीजन को रिवर्स करके उस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी और साथ ही साथ, या फिर हम कह सकते हैं किसी पर्सन को 10 साल की सज़ा दे दी। तो नीचे की जो कोर्ट थी उसने तो भले इस पर्सन को फ्री कर दिया, बट जब वो केस हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को या फिर जजमेंट को रिवर्स करके उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर जब भी वो लाइफ सेंटेंस दे रहा है, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट कर रहा है या फिर 10 years की सज़ा दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो जो अक्यूज पर्सन है उसके पास जो राइट है, उस राइट के तहत वो अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है कि भाई ये जो जजमेंट दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, मुझे इसके खिलाफ उसके अगेंस्ट एक अपील डालनी है सुप्रीम कोर्ट में। एंड देन फिर सुप्रीम कोर्ट उस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा जजमेंट दिया गया है वो सही भी है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे बोला गया, इट हैज़ बीन टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्टेड द अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम टू इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और फॉर 10 years, ठीक है। अगेन सेम सेकंड पॉइंट अगर हम इसका देखें और इसका देखें तो वही है, यहाँ पे सेंटेंस ऑफ डेथ की बात की गई है और यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ और 10 years की बात की गई है। यानी अगर कोई केस एक सबॉर्डिनेट कोर्ट के अंदर है, उस केस को डायरेक्टली हाई कोर्ट ने अपने पास ले लिया है और उस पर्टिकुलर मैटर में हाई कोर्ट ने उस पर्सन को या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दे दी हो या फिर 10 साल की सज़ा दे दी हो, तो उस केस में जो भी अक्यूज पर्सन होगा उसकी अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाएगी। तो यानी कि 1970 से पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जो क्रिमिनल अपीलेट जुरिसडिक्शन के अंदर पावर थी वो सिर्फ डेथ सेंटेंस तक की थी। बट 1970 के बाद हम कह सकते हैं डेथ सेंटेंस के अलावा लाइफ इम्प्रिजमेंट भी इसके अंदर ऐड हो गई। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन को 10 साल की सज़ा होती है तो वो भी चीज़ें इस क्रिमिनल अपीलेट जुरिसडिक्शन के अंदर ऐड कर दी गई, ठीक है। देन बोला गया कि फर्दर द अपीलेट जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड करता है टू ऑल दी सिविल and criminal cases in which the Federal Court of India had jurisdiction to hear appeals from the High Court, but which are not covered under the civil and criminal appellate jurisdiction of the Supreme Court mentioned above। यानी कि हम इसमें बात करें तो सिंपली ये बोला गया है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो एपिलिएट जुरिसडिक्शन की जो पावर है उसको एक्सटेंड कर दिया वो सारे सिविल और सारे क्रिमिनल केसेस के अंदर, जिस केसेस पे हम बात करें जो हमारा फेडरल कोड था जो कि 1935 एक्ट के दौरान बना गया था। तो हमारी जो आज़ादी से पहले हम कह सकते हैं जो फेडरल कोड था, क्योंकि फेडरल कोड भी कहीं ना कहीं सिविल और क्रिमिनल केसेस को सुनता था, तो जिन जिन केसेस के ऊपर वो अपना कह सकते हैं सिविल केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस के ऊपर जो वो अपील सुनता था हाई कोर्ट की, यानी हाई कोर्ट से जो भी अपील आ रही है उस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन के ऊपर, तो वो सारे के सारे सिविल और क्रिमिनल मैटर जो पहले फेडरल कोर्ट सुनता था, अब वो सारे के सारे केसेस सिविल और क्रिमिनल केसेस जो आज भी एक्टिव हैं, जिसे हमने मतलब जो केसेस आज भी चले आ रहे हैं, भले हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया है, हमने वो जो पर्टिकुलर केसेस हैं या फिर उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटी हैं, जो भी एग्रीमेंट है हम कह सकते हैं, जो भी चले आ रहे हैं, तो वो सारे सिविल और क्रिमिनल केसेस को हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है एपिलिएट जुरिसडिक्शन के थ्रू सुन सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो सारे सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात कर दी है, तो
उससे कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि जो ऑलरेडी कवर कर दिए वो उसके अंदर नहीं आएंगे। बट 1935 में जो फेडरल कोड बनाया गया था उसके पास भी कुछ कुछ केसेस थे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स से, और क्योंकि उस समय वो जो केसेस या अपील के फॉर्म पे वो सुनता था, वो केसेस अगर आज भी एक्टिव हैं तो वो आज भी अपील जुरिसडिक्शन के थ्रू हमारा सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर केसेस को सुन सकता है। तो सिंपली ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर देख लिए। अब लास्ट जो है आपका अपील बाय स्पेशल लीव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द सुप्रीम कोर्ट इज़ ऑथराइज्ड टू ग्रांट इट इन इट्स डिस्क्रिशनरी स्पेशल लीव। तो याद रखना डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन अ कंट्री एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल और अ कोर्ट मार्शल। क्यों? बिकॉज जो मिलिट्री ट्रिब्यूनल होता है, जो कोर्ट मार्शल है, उससे जो भी अगर कुछ भी चेंज वेंज करना हो तो जैसे कि हम जानते हैं प्रेसिडेंट के पास पावर है, ठीक है। तो यानी कि इस पर्टिकुलर मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने कुछ भी जजमेंट दिया है, कोर्ट मार्शल ने कुछ भी दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उन मैटर्स में बेसिकली अपनी ये जो पावर है यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। देन हम इसको बेसिकली देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं वो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला पॉइंट बोला है कि इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर है, हैंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, कि मैटर ऑफ राइट अभी हमने देखा था कि क्रिमिनल केसेस में अगर मान लो कोई एक्यूज है जिसको सेंटेंस ऑफ डेथ मिला है या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट मिला है या फिर 10 साल की सज़ा मिली है, तब वो अपना एज अ मैटर ऑफ राइट के तहत जो है अपील डायरेक्टली उसके सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी, अगर हाई कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा कोई जजमेंट आता है तो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम देख सकते हैं नहीं जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी ट्राइब्यूनल, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो या फिर कोई भी कोर्ट, चाहे वो सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनका अगर कोई भी जजमेंट आता है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट में वो जो पर्टिकुलर पार्टी है वो अपील डाल सकती है थ्रू द स्पेशल लीव, ठीक है। यानी स्पेशल लीव के थ्रू वो पर्टिकुलर पार्टी जो है उस पर्टिकुलर जजमेंट के थ्रू एक अपील डाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उस मैटर को वो जो है मतलब अपील के तौर पे अगर सुनना चाहे तो बेसिकली एंटरटेन करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, जो जजमेंट आया है वो ठीक है, तो वो उसको मना भी कर सकता है। नहीं, वो पर्टिकुलर पार्टी अपना यहाँ पे राइट क्लेम नहीं कर सकती कि भाई मेरे पास तो राइट है अपील का, तो मेरी अपील तो सुननी ही सुननी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, तो वो राइट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर पार्टी किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट अगर स्पेशल लीव पिटीशन डाल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके उस पर्टिकुलर स्पेशल लीव को सुन तो सकता है, बट अगेन वो पर्सन अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे बोला गया है इट कैन बी ग्रांटेड इन एनी जजमेंट वेदर फाइनल और इंटरलोकेटरी। यानी कि अगर मान लो कोई भी जजमेंट अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है, यानी फाइनली अगर मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग, या फिर हाई कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट दे दी, या फिर किसी ट्राइब्यूनल ने कोई फाइनल जजमेंट दे दी, तब भी वो पर्टिकुलर पार्टी जो है एक स्पेशल लीव के थ्रू एक कह सकते हैं अपील डाल सकती है सुप्रीम कोर्ट में। बट इसके अलावा हम कह सकते हैं इंटरलोकेटरी, यानी कि अभी वो मिडल ऑफ द स्टेज में, मतलब अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया, अभी बस उसमें हियरिंग चली रही है। अगर पार्टी को लगता है कि भाई सबॉर्डिनेट कोर्ट या फिर किसी ट्रिब्यूनल में कुछ नहीं हो रहा, तो वो डायरेक्टली करेंगे स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में डाल देंगे। अब इस अगेन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको एंटरटेन करे या ना करे, ठीक है। थर्ड यहाँ पे बोला है इट मे बी रिलेटेड टू एनी मैटर, यानी अब किस मैटर के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव डाल सकते हैं, तो किसी भी मैटर के लिए जो है वो पिटीशन डाली जा सकती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, इनकम टैक्स रिलेटेड हो, लेबर है, रेवेन्यू है, एडवोकेट है, ठीक है। ओके, तो मैटर कोई भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेन चीज़ ये है कि स्पेशल लीव के थ्रू एक कह सकते एक चांस और मिल गया है उस पर्टिकुलर पार्टी को कि अगर वो उस पर्टिकुलर जजमेंट से वो खुश नहीं है तो स्पेशल लीव की तरह अपील तो डाल सकता है, बट वो उम्मीद ना करे कि सुप्रीम कोर्ट उससे मतलब उसकी सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो उसको सुन भी सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट अगेन वही बोला है कि इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, नॉट नेसेसरी इन हाई कोर्ट, यानी सिर्फ हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ही नहीं, किसी भी ट्रिब्यूनल किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो उस केस में पार्टी जो है इस तरह का स्पेशल लीव डाल सकती है, ठीक है, बट एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना एक्सेप्शन। देन हम यहाँ पे देखेंगे द स्कोप ऑफ दिस प्रोविजन इज़ वेरी वाइड, क्योंकि आप देख सकते हो किसी भी पर्टिकुलर मैटर को आपने सबसे पहले इसके मतलब अंडर डाल दिया है, ठीक है। आपने कोई लिमिट नहीं लगाई है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ही देखेंगे या फिर सिर्फ क्रिमिनल मैटर ही देखेंगे, नहीं। एक तो सब्जेक्ट आपने जो बेसिकली जो मैटर है उसको अपने इतना वाइड रख रखा है
हर एक पर्सन को बेसिकली बोला हुआ है कि अगर आपको लगता है तो आप अपील डालो। तो एक तरह से ये जो स्कोप है इस प्रोविजन का आपने बहुत वाइड कर दिया है, एंड इट वेट्स द सुप्रीम कोर्ट विद अ प्लेनरी जुरिसडिक्शन टू हियर द अपील। ठीक है, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ हेल्ड दैट बीइंग एन एक्सेप्शनल ओवरराइडिंग पावर है। सुप्रीम कोर्ट खुद एक्सेप्ट करता है कि ये बहुत ही एक्सेप्शनल है, ओवरराइडिंग पावर है। ठीक है, हम ऐसा नहीं है हर एक केस में। देखो आप खुद सोचो, अगर मान लो हर एक पार्टी, क्योंकि आपने मैटर सारे खोल दिए हैं, मतलब हर एक मैटर में पर्सन जो है इस तरीके से अपील डाल सकता है। दूसरा, अगर मान लो हर एक पर्सन अगर उसे लगेगा कि सबऑर्डिनेट कोर्ट ने सही से जजमेंट नहीं दिया, हाई कोर्ट ने सही से जजमेंट नहीं दिया, तो हर एक पर्सन चाहेगा ना सुप्रीम कोर्ट में अपील पे अपील डालो। तो आप खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा जो है वर्कलोड आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भले ही हमने इस प्रोविज़न को काफ़ी ज़्यादा वाइड रख दिया है कि ईजिली कोई भी पर्सन आके इस पर अपील, इस स्पेशल लीव के थ्रू अपनी अपील डाल सकता है, बट हम इस चीज़ के ऊपर हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हम अपनी एक्सेप्शन कंडीशन में ही इसको एक्सरसाइज करें। ठीक है, यानी इट हैज़ टू बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली विद कॉशन, यानी बहुत समझदारी के साथ करना पड़ेगा। ओनली इन स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ही हम इसको देखेंगे। यानी हमें अगर लगेगा कि वो जो पर्टिकुलर जजमेंट दी हुई है जिससे पार्टी खुश नहीं है वो सच में ऐसा है कि मतलब सच में जजमेंट सही नहीं है, तभी। ऐसा नहीं कि हर एक पर्सन अगर इस तरह से करता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो नीचे की जो कोर्ट है उनके जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास जो बर्डन बढ़ेगा सो अलग। ठीक है, Beyond that, it is not possible to fetter an exercise of this power by any set of rule of law. Then हम नेक्स्ट पावर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 143 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द 2 कैटेगरीज ऑफ द मैटर। यानी 2 ऐसे कैटेगरीज हैं जिसके तहत हमारे जो प्रेसिडेंट है अंडर द आर्टिकल 143 एक फॉर्मल तरीके से जो है एक कह सकते हैं ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, अब वो कौन से 2 मैटर है? पहला, ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू बी अराइज। मान लो पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात कीजिए। ठीक है, यानी पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मान लो उससे रिलेटेड कोई फैक्ट है और या फिर उससे रिलेटेड कुछ केस है, लॉ से रिलेटेड है जो पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अगर ऐसा कोई मैटर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई इस पर तो काफ़ी ओपिनियन लेना चाहिए मुझे सुप्रीम कोर्ट से, तो वो उस पर ओपिनियन ले सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली हम जानते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास एक नॉलेज है। ठीक है, कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, किस तरीके से अगर मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है या फिर जहाँ पे बात लॉ की आती है, जहाँ पे बात फैक्ट की आती है, और वो पर्टिकुलर लॉ फैक्ट जो कहीं ना कहीं लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, फिर किस तरीके से पॉलिसी बनानी चाहिए, या फिर कुछ भी हो, तो इसलिए उस केसेस में जो है स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से जो है ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है, सेकंड बोला जा रहा है, और एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले जो ट्रीटी साइन हुई है, एग्रीमेंट, कोई भी कन्वीनेंट एंगेजमेंट है, सनद है, और एनी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट अगर हुआ है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी कन्फ्यूजन है, फिर कोई भी डाउट है, प्रेसिडेंट को कुछ भी जानना है, समझना है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है, तो एक फॉर्मल तरीके से कह सकते हैं वो ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब ये जो हम कह रहे हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट इंक्लूड करता है ट्रीटीज़, कन्वीनियंस एक्सेट्रा बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फॉर्मल प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग 1947 टू 1950। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की, देखो अगर मान लो कोई भी ट्रीटी हुई है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट, या फिर 1947 से लेकर 1950 तक, यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, दिस इज़ 1947 को जब हमें आज़ादी मिली थी। जब हमारी आज़ादी मिली थी तो आप जान सकते हो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जो बेसिकली इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुए थे। ठीक है, तो उनको फाइनली मर्ज किया गया, तो उनके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटी वगैरह उस समय साइन की गई होंगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हुई थी, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी अगर कोई मानो डिस्प्यूट निकल के आता है, तो प्रेसिडेंट को अगर कोई ओपिनियन चाहिए उससे रिलेटेड, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जानना है कि इन द फर्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और रिफ्यूज़ टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। यानी जो फर्स्ट केस है ये वाला, इसमें चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो
अपनी ओपिनियन देने से मना भी कर सकता है, ठीक है, कि भाई हम अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। तो नॉर्मली ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं करेगा कि आपको ओपिनियन देना ही देना है। फर्स्ट केस के थ्रू वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है कि हाँ भाई हम अपना ओपिनियन देते हैं, या फिर उस चीज़ को रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि नहीं हम तो इसमें अपना ओपिनियन नहीं देंगे। बट नॉर्मली देखा ये जाता है कि सुप्रीम कोर्ट दे देता है, बिकॉज कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की बात वो भी क्यों टालें, है ना। बट अगर सेकंड केस की बात करें तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट, मस्ट, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो उनके ऊपर ऑब्लिगेटरी है कि उनको देना ही देना पड़ेगा अपनी एडवाइस, ठीक है। तो इन बोथ दी केसेस ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज ओनली एडवाइजरी, ठीक है, जो भी ओपिनियन देंगे वो एडवाइजरी होगा, नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, यानी एक जुडिशरी की तरह कोई जजमेंट नहीं दे रहे हो प्रेसिडेंट को कि जजमेंट दे रहे हैं तो फाइनली बाइंडिंग ही होगा, नहीं, क्योंकि वो एक एडवाइजरी नेचर है, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी जुरिडिक्शन का यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो इसलिए वो एडवाइजरी नेचर का होगा, वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। तो नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ही मे फॉलो और ही मे नॉट फॉलो द ओपिनियन, ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो चाहे तो फॉलो करे या फिर ना करे। However, it facilitates the government to have an authoritative legal opinion on a matter to be decided. तो मेन चीज़ क्या है कि अगर ऐसा कोई भी मैटर आता है तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो इस तरीके से ओपिनियन ले सकते हैं। सो फार 2019 तक देखें तो प्रेसिडेंट हैज़ मेड 15 रेफरेंसेज टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, ऑल्सो नोन एज अ कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का जो सेकंड नेम है, यानी इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक 2019 तक की बात करें तो प्रेसिडेंट ने कम से कम 15 ऐसे मैटर्स थे जहाँ पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली है, ठीक है। कौन से 15 मैटर्स है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बट क्योंकि लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं तो हम कवर कर लेते हैं। पहला है दिल्ली लॉज एक्ट 1951 में जो आया था, केरला एजुकेशन बिल 1958, बेरोबारी यूनियन केस बहुत इंपॉर्टेंट था 1960 का, सी कस्टम एक्ट इन 1963, नेक्स्ट है केशव सिंह केस रिलेटेड टू द प्रिविलेज ऑफ द लेजिस्लेशन 1964, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1974, स्पेशल कोर्ट बिल है 1978 का, जम्मू कश्मीर रीसेटलमेंट एक्ट इन 1982, कावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1992 अगेन इंपॉर्टेंट इशू था, राम जन्मभूमि केस 1993 भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1998, लेजिस्लेटिव competence to the of the central and state on the subject of natural gas and liquefied natural gas 2001, next day constitutional validity of the election commission's decision on deferring the Gujarat assembly elections in 2002, next आपका पंजाब termination of agreement act in 2004, and the 2G spectrum case verdict and the mandatory auctioning of the natural resources across all the sectors in 2012। तो आप देख सकते हो यही कुछ 15 ऐसे रेफरेंसेस हैं जिनका जिक्र किया हुआ है लक्ष्मीकांत में कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ने इन केसेस के ऊपर अपना कह सकते हैं एडवाइजरी पावर का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 143 यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 पावर को अगेन डिस्कस कर लिया है। बाकी जो आपकी पावर अभी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड आपका ये जुडिशियल रिव्यू, बस अब छोटा छोटा ही रह गया, उसमें ज़्यादा कुछ अब डिटेल नहीं है। मेन जो आपका था ये अपीलिएट जुडिक्शन था, बिकॉज इसमें काफ़ी जो कह सकते हैं टर्मिनोलॉजीज़ था वो उसका पता होना बहुत ज़्यादा क्लियर ज़रूरी था। प्लस ये जो वर्ड्स है ना इनको कभी आप भूलना नहीं है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ और किस तरीके से ये जो अमाउंट का यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि अमेंडमेंट के थ्रू हटा दिया गया है, देन सेंटेंस ऑफ डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 ईयर्स की जो सज़ा की बात की गई है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं इनको बस याद रखने की कोशिश करना। अगर फिर भी कोई डाउट निकल के आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके देन बाय।